सोचिए, सिर्फ एक टिप्पणी, उस पर एक मानहानि का मुकदमा और फिर एक सांसद की अयोग्यता। आज हम राहुल गांधी से जुड़े उसी हाई प्रोफाइल मामले की गहराई में जाएंगे जिसने भारत की राजनीति और कानून पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात है अप्रैल 2019 की, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे। कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 क्यों हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और बस यही एक वाक्य 4 साल तक चलने वाली एक लंबी और बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई की वजह बन गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक चुनावी रैली की टिप्पणी भारत की संसद से निष्कासन की वजह बन गई। आइए इस पूरी कानूनी यात्रा को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक टिप्पणी और उसके बाद एक शिकायत। देखिए, 13 अप्रैल 2019 को कोलार में ये भाषण दिया गया और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को गुजरात में बीजेपी के एक विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा दी। उनका कहना था कि इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि हुई है। और फिर मई 2019 तक सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को ऑफिशियली दर्ज कर लिया। अब देखते हैं कि कैसे ये मामला अदालत में दोष सिद्धि और फिर संसद से अयोग्यता तक पहुंच गया, और इसके जो राजनीतिक परिणाम हुए वो काफी तत्काल और गंभीर थे। तो 23 मार्च 2023 को सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई, पूरे 2 साल की। अब ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि आपराधिक मानहानि के मामले में ये मैक्सिमम यानी अधिकतम संभव सजा है, जो कि बहुत ही कम दी जाती है। और ये जो 2 साल की सजा थी ना, यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इसने जंग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) को एक्टिवेट कर दिया। अब ये कानून साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को किसी भी अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो अपने पद से तुरंत अयोग्य हो जाएगा। तो इस फैसले का नतीजा एकदम सीधा और साफ था। संसद से तत्काल अयोग्यता। सजा सुनाई जाने के ठीक अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में यहाँ से तो कानूनी लड़ाई और भी बड़ी हो गई और ऊपरी अदालतों तक पहुंच गई, जहां दांव और भी ऊंचे थे। तो राहुल गांधी की कानूनी टीम ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की। उनका तर्क था कि भाई ये कोई इतना गंभीर अपराध नहीं है और इस अयोग्यता से उनके पूरे क्षेत्र को नुकसान होगा, जो एक ऐसा परिणाम है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने इस कार्रवाई को नैतिक अधमता कहा, मतलब एक ऐसा काम जो समाज के नैतिक स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और सजा पर रोक न लगाना कोई अन्याय नहीं होगा। तो सूरत सेशंस कोर्ट और फिर गुजरात हाई कोर्ट, दोनों ही जगह से अपीलें खारिज हो गईं। इसका मतलब ये था कि दोष सिद्धि और अयोग्यता दोनों अपनी जगह पर कायम रहे। अब आखिरी उम्मीद थी सिर्फ भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और फिर मामला पहुंचता है देश की सबसे बड़ी अदालत में, और यहीं से इस पूरी कहानी में आता है एक निर्णायक मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर एक बहुत ज़रूरी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने 2 साल की मैक्सिमम सज़ा देने का कोई कारण नहीं बताया था। और जो बात सच में सोचने वाली है वो है सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, अगर सज़ा 1 दिन भी कम होती तो ये प्रावधान लागू ही नहीं होते। इससे ये साफ हो जाता है कि अयोग्यता सिर्फ और सिर्फ सज़ा की अवधि की वजह से हुई, जो कि बिल्कुल अधिकतम सीमा पर थी। अदालत ने इस मामले को एक बड़े नज़रिए से भी देखा। उन्होंने कहा कि अयोग्यता सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को भी प्रभावित करती है जिसका वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। तो इन्हीं सब टिप्पणियों के आधार पर 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसने राहुल गांधी की संसद में वापसी का रास्ता साफ कर दिया। तो ठीक है, ये तो हुई पूरी कहानी, पर अब थोड़ा पीछे हटके ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति से आगे बढ़कर भारतीय राजनीति और कानून के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये मामला ना कई बड़े सवाल खड़े करता है।
सबसे पहला तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। मतलब राजनीतिक आलोचना की सीमा क्या हो और कहाँ से आपराधिक मानहानि शुरू हो जाती है। दूसरा अहम पहलू अयोग्यता कानून का है। इसने इस कानून पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है कि क्या इसका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा मुद्दा है न्यायिक जांच का। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी ने संवेदनशील मामलों में निचली अदालतों के तर्कों को जांच के दायरे में ला दिया है। और आखिर में ये राजनीति में अपराधीकरण का एक विरोधाभास भी दिखाता है। एक तरफ तो ये कानून है और दूसरी तरफ मौजूदा लोकसभा के 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सिर्फ दोष सिद्धि और अयोग्यता पर फिलहाल के लिए एक रोक है, जब तक कि सूरत की अदालत मुख्य अपील पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती। तो दोष सिद्धि को सिर्फ रोका गया है, उसे मिटाया नहीं गया है। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा है कि ये पूरा मामला भारत में राजनीतिक भाषण और असहमति के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है।